प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है 5 की आंच का और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, कैबिनेट का इंतजार है, घोषणा का इंतजार है। आखिरकार कब होगा कैबिनेट का विस्तार? डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट को लेकर जानकारी यह मिल रही है कि कल शाम को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सांसद से विधायक बने दिग्गज नेता भी मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली की बैठक में यह फैसला हुआ है। पहली बार जीता हुआ कोई विधायक मंत्री नहीं बनाया जाएगा, सूत्र बता रहे हैं। साथ ही प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और संपत्तिया उइके को मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ पूर्व मंत्रियों का पत्ता कटने की भी संभावनाएं हैं, यानी कि जो पहली बार विधायक बना है, जीत कर आया है, उसे मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। और साथ ही जो पिछली सरकार में मंत्री रहा है, ऐसे भी कुछ पूर्व मंत्री हैं जिनका पत्ता कट सकता है इस बार। लेकिन जो दिग्गज आए हैं दिल्ली से, यानी कि जो सांसद थे लेकिन विधायकी का चुनाव लड़ा, विधायक बने और सांसदी छोड़ी, ऐसे दिग्गजों को मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी जा सकती है। इंतजार सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट को लेकर हो रहा है और अब यह जानकारी कि कल शाम तक ऐलान हो सकता है कि किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, यानी कि किसको शामिल किया जाएगा और किससे किया जाएगा आउट। और अब ये जानकारी मिल रही है कि कल शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाएगा। इनके नाम भी लगभग तय हैं। किन के नाम, वो आपको साइड की विंडो में दिखाई दे रहा है। नाम भी और वो चेहरा भी। रमेश मेंदोला, तुलसी सिलावट, ये वो चेहरे हैं जिनकी जगह लगभग पक्की मानी जा रही है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, साथ ही भगवान दास सबनानी या अशोक रोहाणी, इनमें से भी नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। विष्णु खत्री का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार होता जा रहा है इंतजार और अब ये जानकारी कि कल शाम तक हो सकता है कैबिनेट का विस्तार, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस? क्या आकार हो सकता है, कौन इन हो सकता है, कौन हो सकता है आउट? देखिए, मोहन यादव कैबिनेट का जो इंतजार था वो माना जा रहा है कि कल खत्म हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ नामों को लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व के पास जो नाम गए थे उनको लेकर आखिरी सहमति और आना बाकी है। तो अभी हमने भाजपा के वरिष्ठ सूत्रों से बात की, ये पता किया कि आखिर राजभवन अभी तक सूचना क्यों नहीं पहुंची है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का जिस दिन विस्तार होना उसके एक दिन पहले सूचना पहुंच जाती है ताकि राजभवन अपनी तैयारियां शुरू करे। तो अभी उसी का इंतजार है कि राजभवन कब तक सूचना पहुंचती है, लेकिन सारी तैयारियां लगभग बताया जा रहा है कि जो नामों को लेकर हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, अब केवल कुछ बड़े नामों पर गतिरोध फंसा हुआ है जिसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से क्लियरेंस आना है। और वो जैसे ही क्लियरेंस आ जाएगा तो जो सीएम मोहन यादव है वो राजभवन में सूचना भेजेंगे कि हमें कल शपथ ग्रहण के लिए समय चाहिए, तो फिर उसके बाद शपथ ग्रहण का अधिकृत समय सामने आ जाएगा। लेकिन ये अटकलें हैं कि कल शाम को 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इसमें 20 से 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है और कई नामों पर सहमति बन चुकी है। ये भी बन चुका है कि कोई भी पहली बार का विधायक जो चुनकर आया उसे मौका नहीं दिया जाएगा और जिन सांसदों को पार्टी ने नेतृत्व ने बड़ा मौका देकर चुनाव मैदान में उतारा था, उन सभी को कैबिनेट में शामिल किए जाने पर भी सहमति बन चुकी है। अब कुछ नाम ऐसे हैं जिसको लेकर एक गतिरोध फंसा हुआ है कि सामाजिक और जातिगत संतुलन किस तरह से बनाया जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, तो कह सकते हैं कि लगभग सारे डाउट्स तो क्लियर कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ नामों पर अभी भी गाड़ी अटकी हुई है। देखना यह होगा कि वो नाम कब तक क्लियर होते हैं और तब कब तक ये गाड़ी आगे बढ़ती है। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जिन पर आपसे चर्चा करना जरूरी हो जाता है यहां पर। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि शिवराज सरकार की कई योजनाओं पर संकट है। जी हां, 38 योजनाओं पर खर्चे की बंदिश। हर योजना को अमलीजामा पहनाने से पहले अनुमति लेना आवश्यक रहेगा। वित्त विभाग ने यह सर्कुलर जारी कर दिया है। आर्थिक तंगी के चलते यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, शिवराज सरकार की कई योजनाएं अब जिन पर संकट नजर आ रहा है। 38 ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि इन योजनाओं के अमल से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। खर्चे की बंदिश है क्योंकि
आर्थिक तंगी के चलते ये सर्कुलर जारी किया गया है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं उन पर भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शिवराज सरकार में जो योजनाएं लागू की गई थी उन योजनाओं को आर्थिक तंगी के चलते उन पर अभी फिलहाल तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं भोपाल से हमारे साथ लाइव। शैलेंद्र, ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है, 38 योजनाएं जिन पर तलवार लटक रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में ये बार बार बात कांग्रेस भी उठाती रही है कि वित्तीय खजाना मध्य प्रदेश का बड़ा कमजोर है और 1 लाख करोड़ के ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश पर हो चुका है। तो निश्चित ही विभागों के लिए, क्योंकि अब बजट का केवल जनवरी आने वाला है और 2-3 महीने बचेंगे, और क्योंकि चुनावी साल था तो कई और भी नई योजना लागू कर दी गई, उस कारण बड़ा बजट उसमें चला गया। लाडली बहना योजना में एक बड़ी राशि चली गई। आप ये भी होगा कि अभी सरकार 25,000 करोड़ का नया कर्ज भी लेने जा रही है। लेकिन उस बीच वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये निर्देश दिए हैं कि ये जो तीर्थ दर्शन योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजना, मेट्रो परियोजना, रेल से जुड़ी परियोजना, या जो डेवलपमेंट की सिटी डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, इसके अलावा जो धार्मिक योजनाएं हैं, आदिवासी विभाग से जुड़ी योजनाएं जो कि सीधे इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन जैसे कि खूटी से जुड़ी योजनाएं, बच्चों को बांटना स्कूल शिक्षा विभाग से, तो ये सब वो योजनाएं हैं, ये उन विभागों की योजनाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा बजट जिन पर खर्च होता है। तो वित्त विभाग ने सीधे इन पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन ये लिखा है कि आपको किसी भी मंजूरी के पहले एक बार हमसे किसी भी इस बजट को जारी करने के पहले वित्त विभाग से पूछना होगा। वित्त विभाग अपनी एडवाइजरी देगा कि इस मद में हम इतना पैसा दे सकते हैं या अभी इसे रोक दिया जाए। तो एक तरह से अभी ये रोक लगी बहुत ही क्योंकि निश्चित ही अभी इफेक्ट पड़ना है। आने वाले 2-3 महीने बड़े ही क्रूशल है। अभी सरकार इस बजट सत्र में अभी अनुपूरक बजट भी नहीं लाई है, तो सरकार के पास वित्तीय खजाना खाली एक राशि भी नहीं है, तो उसे एक एक कदम फूंक कर उठाना होगा कि किस तरीके से सुचारू योजनाएं चलाई जा सके और किसी भी तरह की जो छात्राओं से जुड़ी योजना उन पर असर ना हो। तो बड़ा बजट को एक जाहिर तौर पर शैलेंद्र आप बता ही रहे हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं, लेकिन एक और स्पष्टीकरण चाहेंगे आपसे, क्लैरिटी थोड़ा सा। क्या लाडली बहना योजना भी शामिल है 38 योजनाओं में? नहीं, देखिए इसमें लाडली बहना योजना का नाम नहीं, इसमें अभी लाडली बहना योजना क्योंकि बात उठी थी, आज सीएम से सवाल भी उठाया, 2-3 बार उठ चुका। अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं कि इस योजना को बंद किया जाना है, लेकिन इस योजना के लिए हम स्पष्ट कर दें कि सरकार 25,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही, तो उससे जो 1250 रुपए की किस्त है वो तो अभी जारी रहेगी। और फिलहाल सरकार ऐसी कोई रिस्क इसलिए भी नहीं लेना चाहेगी कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक वाली गेम चेंजर योजना थी, तो निश्चित ही सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि ये योजना पर ब्रेक लगे और मिशन 2024 पर कोई संकट खड़ा हो। लेकिन ऐसी योजना है जो कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से इफेक्ट डालती है। जैसे तीर्थ दर्शन योजना में बड़ा खर्च होता है, तो उस योजना पर ब्रेक लगाया गया है, और उसमें भी अगर ऐसा होता है कि कोई मंजूरी लेना पड़ी, तो वित्त विभाग ने ऐसा नहीं कहा है कि इसको बिल्कुल आज से रोक दिया जाए, उसको मंजूरी लेना होगी और अगर बजट होगा तो पैसा जारी होगा। यानी कि रोक नहीं लगाई है, बल्कि बीच में एक बैरिकेड लगा दिया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले आपको वित्त विभाग के पास आना होगा, उनसे डिस्कस करना होगा, उसके बाद ही वित्त विभाग ही मंजूरी देगा। यानी कि वित्त विभाग की मंजूरी के बिना शैलेंद्र आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर सरकारी काम की शैली को अगर हम समझे तो एक प्रक्रिया होती है। इसे दोनों बातें कि ये सरकारी आदेश जो है वो लिखा है कि आपको हमसे मंजूरी लेना होगी, लेकिन ये निश्चित है कि विभाग मंजूरी नहीं देगा तो वो योजना आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं सरकारी आदेश इसी तरह निकाले जाते हैं, और इस आदेश में ये साफ है कि रोक तो सीधे नहीं है, लेकिन एक बैरिकेड्स लग गया है कि आपको मंजूरी लेना होगी। कैसे भी सरकार चाहती है कि जब तक अनुपूरक बजट ना आए, अगला सत्र ना आए या बजट सत्र ना आए, तब तक, क्योंकि इन योजनाओं को किस तरह रन करना अभी ये बड़ा संकट है, क्योंकि खजाना खाली है और बड़ा कर्जा है सरकार के ऊपर। तो जो फ्लैगशिप योजना है उनको छोड़कर ऐसी योजनाओं पर ये बैरिकेड्स लगाया गया है जिससे कि सीधा इफेक्ट भी ना हो, लेकिन सरकार का जो बजट है वो उसका काम है वो चलता रहे। शैलेंद्र, अगर आप हमें क्लैरिटी दे पाएं थोड़ा इन योजनाओं को लेकर कि जो 38 योजनाएं हैं, ये कितने भारी भरकम बजट वाली योजनाएं हैं? ये
देखिए, इसमें अलग अलग बजट होता है। अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की भी योजनाएं हैं, धार्मिक की योजनाएं, आदिवासी विभागों की योजनाएं, तो ये सब मोटे तौर पर भाई अनुमान लगाना कि इन पूरी योजनाओं में कितने हजार करोड़ का पूरा बजट है, लेकिन ये मोटे तौर पर ये माना जा सकता है कि कम से कम अगर 38 योजना है तो कोई 100 करोड़ की है, कोई 50 करोड़ की है, तो ऐसे करके ये 1,000 करोड़ की अनुमानित हो सकती है। अभी इस तरह का कोई फिगर सामने नहीं आया है कि टोटल कितने बजट पे रोक लगाई है, लेकिन ये भारी भरकम बजट वाली है जाहिर तौर पर, इसीलिए ये बैरिकेड आगे लगा दिया गया है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 38 योजनाएं हैं जिनको अमलीजामा पहनाने से पहले वित्त विभाग के पास जाना होगा, उनसे मंजूरी लेनी होगी। ये सर्कुलर वित्त विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। शैलेंद्र पूरी जानकारी इस खबर पर आपको दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे, एमपी विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि विधायकों को आज शपथ दिलाई गई। नरेंद्र सिंह तोमर ने नामांकन किया, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा का यह विशेष सत्र जहां आज विधायकों को शपथ दिलाई गई और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, जहां उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। और ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र से जुड़ी हुई, आज विधायकों को शपथ दिलाई गई है और साथ ही सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर शपथ ली। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके आज 16वीं विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और हम सब नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे सहित सबने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता होने के नाते से विपक्ष के सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नई नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है, वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर के मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है कि विपक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे, धार्मिक स्थलों पर अनुष्ठान करेंगे और साथ ही विधायक मंत्रियों की ट्रेनिंग भी होगी, प्रशासनिक दक्षता के लिए ट्रेनिंग की जाएगी। साथ ही मंत्रिमंडल गठन को लेकर सीएम बोले कि आलाकमान के साथ मिलकर फैसला लेंगे। कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करें। तो शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, प्रशासनिक दक्षता के लिए ट्रेन भी किया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया गया है विधायकों और मंत्रियों के लिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो लोग पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और ऐसे विधायकों को खासकर सदन के दौरान किस तरह का व्यवहार करना होता है और क्या क्या चीजें जो है, जैसे देखिए सवाल पूछने हो या फिर जब उनको मंत्रालय मिल जाएगा जिन कुछ विधायकों को तो फिर उनको किस तरीके से जवाब देना है, तो ऐसी सारी टेक्निकल जो चीजें हैं उसको जानने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि उनकी ट्रेनिंग सेशन किया जाए। और यही बात आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि जितने भी विधायक जो जीत कर आए हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी। प्रशासनिक
दक्षता उनके लिए बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर जब आप सवाल करते हैं और उस तरफ जब जवाब आते हैं तो उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो सवाल करने उनको कैसे करना है, जवाब अगर आता है तो उसको किस तरीके से समझना है, ये सब जानने के लिए जो विधायकों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का जो प्रथम सत्र है वो आज से शुरू किया गया और जिसमें सभी जो विधायक थे उन्होंने आज शपथ उनकी आयोजित की गई और कल जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण का कार्यक्रम रखा गया और परसों जो विधानसभा स्पीकर का जो आज नामांकन दाखिल किया गया उसको लेकर चुनाव होगा। हालांकि चुनाव की संभावनाएं फिलहाल बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों के ही वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जाकर नॉमिनेशन जो है विधानसभा के प्रमुख सचिव को सौंपा है, तो इससे साफ है कि ये जो विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो नहीं होगा, बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर निर्विरोध तौर पर विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। तो ये पहला सत्र है, पहला सत्र जो केवल शपथ ग्रहण और उसके अलावा आपसी परिचय सम्मेलन आदि के लिए ही रखा गया है। कि देखिए अभी इसमें फिलहाल कोई भी कार्यसूची जो जारी हुई उसमें किसी तरह का कोई बड़ा काम इसमें नहीं है। देखिए कोई अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, तो ऐसे में तमाम जो प्रक्रिया हैं वो बाद में की जाएंगी। लेकिन हालांकि जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है क्या अनुपूरक बजट इस सत्र में आएगा, इस बात को लेकर अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। हालांकि संशय बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के शैलेंद्र भदौरिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खुले में मांस और मछली बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद हर जगह प्रशासन सख्ती में नजर आ रहा है, तो विरोध के स्वर भी अब उठ रहे हैं। खंडवा में मछुआ मांझी सहित मुस्लिम समाज के लोग नगर निगम पहुंचे और अपना विरोध जाहिर किया। कहा गया कि हम आर्थिक रूप से कमजोर लोग कांच की दुकान कहां से बनाएंगे। इन्होंने चेतावनी देते हुए भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे समाज के लाखों वोटर अपनी ताकत दिखाएंगे। ग्रामीण के लिए आए थे, शहर के लिए आए थे, या तो आयुक्त ने मना कर दिया है, अभी हम ग्रामीण में जा रहे हैं, जनपद सीओ बस वो भी मना करते हैं, तो फिर हमारा 21-16 से हम रोड पे आएंगे। हमारा खंडवा जिले का समस्त माझी मछुआरा समाज हम रोड पे आंदोलन करेंगे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, विधायक से करेंगे। हमने बोला रोड से अंदर भी बैठेंगे और कांच लगाना आपको, तो कच्ची दुकानों हम कांच कहाँ से लगाएंगे। कच्ची दुकानें गरीब लोग हैं जिनके अधिकतम 90% लोगों के पास जगह नहीं है। विशेष रूप से शासन के निर्देशानुसार किसी भी जगह पर खुले में मांस विक्रय की व्यवस्था जो शासन ने नियत की है वो चालू नहीं रहेगी। उनको अपना व्यवसाय नियंत्रित क्षेत्र में अनविजुअल एरिया में करने की आजादी होगी। और अमित जायसवाल हमारे सहयोगी खंडवा से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, यहाँ पर समाज के लोगों की ओर से नाराजगी को साफ तौर पर जाहिर किया गया है और उनकी तरफ से तर्क भी दिए जा रहे हैं कि उनके पास इतनी धनराशि है ही नहीं, तो वो इतने इंतजाम कहां से करेंगे। क्या कहा गया उन्हें? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब नई सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने जब शपथ ली, तो पहली बार उन्होंने जो फैसले लिए और जो निर्णय दिए, आदेश दिए, वो यही दिए कि खुले में मांस का जो है विक्रय नहीं होगा। और लगातार सख्ती की जा रही, खंडवा में भी सख्ती हुई और आज इसी सख्ती के बाद जो मांस विक्रेता हैं, मछली विक्रेता हैं, वो नगर निगम पहुंचे, एक तरह से घेराव किया, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमसे कहा जा रहा है कि अपनी दुकानों पर कांच लगाओ, जबकि हमारे पास तो कई लोगों के पास दुकान भी नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह का बर्ताव रहा तो आगामी चुनाव में इस तरह के फैसलों को लेकर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। मछुआ माझी समाज ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, वो अपनी ताकत दिखाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम समाज हो, चाहे इस व्यवसाय से जो जुड़े अन्य समाज के लोग थे। बहुत शुक्रिया अमित जायसवाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि दाऊद को कराची में जहर दिया गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर को लेकर जो दावा किया जा रहा है, हालांकि उस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस तरह की रिपोर्ट्स वायरल हैं। अस्पताल में भर्ती होने का दावा भी किया गया है। पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन भी हो गया है। कई बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी सर्वर डाउन है। दाऊद इब्राहिम की खबरों को लेकर हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं मिल पाई है। तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स वायरल हैं जिनके मुताबिक हालत गंभीर होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दाऊद को जहर दिए जाने की खबर की किसी रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में वो एडमिट है वहां कड़ी सुरक्षा है। अस्पताल के उस फ्लोर पर दाऊद ही इकलौता मरीज है।
शीर्ष अस्पताल अधिकारियों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों को ही मंजिल तक पहुंचने का एक्सेस है। दुनिया भर की इंटरनेट, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस पर नजर रखने वाली संस्था नेटब्लॉक ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाए जाने की पुष्टि की है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और इंटरनेट का सर्वर डाउन कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी खबरें ट्रेंड कर रही हैं। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को उसके घर में जहर दिया गया, जिसके बाद उसे कराची के अस्पताल में दाखिल किया गया है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी ने इन सभी खबरों को गलत बताया है। इधर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने भी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर को गलत बताया। कहा कि दाऊद एकदम फिट है और उसके जन्मदिन से पहले ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो बता दें आपको, छोटा शकील का कहना है कि दाऊद इब्राहिम एकदम फिट है। जिस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं वो खबरें बेबुनियाद हैं और अक्सर ही दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन के समय इस तरह की खबरें आती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। दाऊद को एकदम फिट बताया है उसके करीबी छोटा शकील ने और इस बात को नकारा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। तो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने भी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर को बेबुनियाद गलत बताया। कहा कि एकदम फिट है दाऊद और ऐसी खबरें अक्सर दाऊद के जन्मदिन के आसपास मिलती रहती हैं। हालांकि पाकिस्तान में इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है, ऐसी खबर भी कही जा रही है। हालांकि अब तक किसी भी रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम की खबर को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। हेलो छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। छोटा शकील, ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है। फिर एक खबर ये आ रही है कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो अपने घर में भर्ती हैं। टोटल फेक न्यूज़ है भैया ये। और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो या आपका सोशल मीडिया हो। तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि फेक न्यूज़ है सब। ये दाऊद इब्राहिम का बर्थडे आ रहा है, क्या बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है? उसमें ये बता रहे थे कि बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, उसके पहले उनको जहर दे दिया गया, इस तरह की खबरें। ये आप लोग कहाँ से न्यूज़ लाते हो यार? ये सब ये पाकिस्तान जो है वो तो हर साल मनाते हैं और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते, कोई नई बात तो है नहीं। तो इस बार भी धूमधाम भी पता है, इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाएंगे। ये छोटा शकील, पाकिस्तान से ट्विटर पे वायरल हुई है न्यूज़ कल रात से। ये आप लोग इंक्वायरी करें कहाँ से हुई है मुझे बताएं, ठीक है? तो अंडरवर्ल्ड इस पे इंक्वायरी कर रहा है। पाकिस्तान के लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई है। अब हर चीज तो हम नहीं बता सकते ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो दाऊद एकदम फिट है? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये आपको लग रहा है आपके विरोधी खेमे के लोगों ने, ये जो आपके राइवल दुश्मन है, उन्होंने ये खबर प्लांट करी होगी इस तरह की दाऊद की मौत की? वो सब खत्म हो गए यार, जितने दुश्मन थे। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। तो शिवम प्रताप हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शिवम, तमाम अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स मिल रही हैं, लेकिन रिपोर्ट्स को लेकर कोई कंफर्मेशन अब तक नहीं हो पाया है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में किसी भी खुफिया एजेंसी की बात करें, सुरक्षा एजेंसी की बात करें, न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की किसी भी देश की एजेंसी ने अब तक इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। कल शाम को दरअसल इसका एक पहलू है, कल शाम को पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। उसके पीछे तर्क ये था कि तहरीक इंसाफ पार्टी यानी इमरान खान की जो पार्टी है उसकी कल एक वर्चुअल रैली रखी गई थी, उसको रोकने के लिए इंटरनेट शट डाउन किया गया था पूरे देश में। लेकिन उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर यह अफवाहें उड़ी कि जो डॉन है उसको जहर दे दिया गया है और जिसकी खबर बाहर ना फैले उसको लेकर इंटरनेट को शट डाउन किया गया। फिर पाकिस्तान के जो कई पत्रकार हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया है। लेकिन ये तमाम खबरें सोशल मीडिया के जरिए
पाकिस्तान के बॉर्डर्स को क्रॉस करके पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जैसा कि अभी हमने दर्शकों को छोटा शकील का इंटरव्यू दिखा रहे थे, उसमें भी उसने ये दावा किया है कि ऐसी खबर हर साल फैलती है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो कोविड के दौरान भी ये खबरें आई थी कि कोविड से दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई, और ये लगभग 20 से 25 बार अब तक ये वाकया हो चुका है जब ये कहा गया कि अलग अलग तरीकों से दाऊद की मौत हो गई है, लेकिन एक भी बार कोई एजेंसी इसको लेकर पुख्ता जानकारी नहीं देती है। भारत की भी अगर आप बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इस बात पर चुप्पी साध रखी है। सोशल मीडिया से ये खबर तमाम देशों में फैली और वहां से इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट बैन हुआ था, सस्पेंड हुआ था, उसके पीछे लॉजिक यही था कि दाऊद की मौत हो गई है, उसके बाद खबरें ना आए, लेकिन कोई भी विजुअल, कोई भी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तमाम तरीके की खबरें उड़ रही हैं। कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है दुनिया की जिसने इस बात की तस्दीक की गई कि दाऊद इवन हॉस्पिटल में भी एडमिट है, और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहां पर उसको पॉइजन दे दिया गया। और एक तरीके से ये बात असामान्य भी लगती है, क्योंकि दाऊद की सुरक्षा को लेकर उसका जो पूरा गैंग है वो बेहद एक्टिव रहता है। दाऊद की जो नॉर्मल प्रेजेंस है वो तक किसी को पता नहीं चलती है, खुफिया एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन ये बात हैरान करने वाली है कि कल पाकिस्तान से उड़ी ये खबर, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक कहीं से भी हासिल नहीं हो पाया। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।